राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र स्टेट मैं राजेंद्र राजदी प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे ट्रेड यूनियन का जो छठा राज्य अधिवेशन महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर में संपन्न होने जा रहा है, इसकी न्यूज कवर करने के लिए आपने कष्ट उठाए। राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ का छठा राज्य अधिवेशन महाराष्ट्र स्टेट का हम लोग औरंगाबाद में ले रहे हैं। इसके जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, सब्जेक्ट जो रखे हैं, कुल 10 सब्जेक्ट रखे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यह है कि भारत देश में संविधान लागू होने के बाद जो संवैधानिक संस्था का निर्माण किया गया और उस संवैधानिक संस्था में जो लाखों लोगों को रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व के माध्यम से एम्प्लॉयर बनाया गया, वो लगभग अभी सभी संवैधानिक संस्था बेची जा रही है। और उसमें जो निजीकरण लाया जा रहा है, उसमें आस्थापना भी निजी किया जा रहा है। वो रेलवे हो, एसटी महामंडल हो, स्कूलें तक हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग बेचे जा रहे हैं। तो निरंतर हम लोग पहले अधिवेशन से लेकर अभी छठा अधिवेशन चल रहा है कि भारत में लाखों ट्रेड यूनियन है, फिर भी ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय को समाज में या एम्प्लॉयर में उसका प्रबोधन जागृति नहीं की जाती है, इसीलिए इस विषय को लगाया गया है। इसमें दूसरा विषय जो है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो करोड़ों के मुनाफे में उद्योग चल रहे हैं, संस्थाएं चल रहे हैं, उसको आखिरकार ये गवर्नमेंट बेच क्यों रही है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। उसमें एम्प्लॉयर की नौकरी को खंडित किया जा रहा है और VRS CRS देकर उनको घर भेजा जा रहा है। तो हम जब ये डेटा उठाते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सभी को संस्था जो उद्योग है वो मुनाफे में चल रही है। तो दूसरा मतलब यह है कि संविधान के बाद में जो नौकरियां हम लोगों को मिली है, SC ST NT BNT BJNT OBC को, उसको खत्म करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जब तक हम लोग हमारे देश में जितने भी या महाराष्ट्र में जो एम्प्लॉयर है उनको सही जागरूक नहीं करेंगे, तो वो भी विद्रोह नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ। तो यह भी उद्देश्य रखा है। तीसरा उद्देश्य जो है कि जो भारत में अलग अलग ट्रेड यूनियन है, वो जो सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियां उन्हीं की है। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट खत्म किए जा रहे हैं। वो खत्म किए इंस्टीट्यूट को वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी एक समीक्षा हम लोग वहां पे कर रहे हैं। और बाद में संविधान के उपलक्ष्य में संविधान तत्वों पर अभी सभी एम्प्लॉयर को भरा जा रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में पूरे भारत भर में, यानी जो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, वहां पे दिल्ली के चारों ओर से हम लोग वहां पे इसके विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र से इसकी जन जागृति हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये छठा अधिवेशन हमारा संपन्न होने जा रहा है। इस छठे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के तमाम सभी 36 जिला से लगभग 3000 डेलीगेट्स वहां पे बैठेंगे। 7 अलग अलग राज्यों के जो जानकार लोग हैं, जो इस विषय को लेकर यानी संवैधानिक संस्था को ना हटने दे, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने एम्प्लॉयर को बचाने के उपलक्ष्य में अलग अलग संस्थाएं काम कर रहे हैं। वहां के भी मान्यवर उस राज्य अधिवेशन में हम लोगों ने निमंत्रित किए हैं और इसका बड़े पैमाने पर हम लोग राज्य अधिवेशन को सफल बनाने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र के बाहर जो ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज बहुजन समाज के विक्टिम होने वाले हैं, उनको अपील करने के लिए आज की पत्रकार परिषद हम लोगों ने रखी है। उनसे अपील है कि आप इस कार्यक्रम में, इस राज्य अधिवेशन में आप आइए, हम आपको निमंत्रित करते हैं और विषय में आप पार्टिसिपेट हो जाइए, अपने भी विचार रखिए। और वर्तमान जितना खतरनाक है उससे कहीं गुना ज्यादा भविष्यकाल खतरनाक है। ये इंस्टीट्यूट खत्म होने के बाद आने वाली पीढ़ी को ना नौकरी मिलेगी, क्योंकि संस्था ही नहीं रहेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, और जीने के संसाधन हमारे मिटाने जा रही है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होने की, लड़ने की जरूरत है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद को हम लोगों ने नियोजित किया है।
मेरा परिचय मैं पहले भी दिया हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राजदी, राष्ट्रीय मूल्यासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र स्टेट से मैं ये पत्रकार परिषद कवर कर रहा हूँ। मैं गजानन महाने, राष्ट्रीय मूल्यासी बहुजन कर्मचारी संघ पूर्व विदर्भ प्रेसिडेंट। मैं शुद्धोदन धनबीज RLBKS जिला अध्यक्ष वर्धा। ये अधिवेशन 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र के विषय सर ने बताए हैं। दूसरे सत्र में 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे ADP कहा जाता है, उसके संदर्भ में वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे विद्यार्थी, पालक और शिक्षक और प्रोफेसर के विरोध में है, उस संदर्भ में ये विषय रखा गया है। उसकी समीक्षा वो अधिवेशन में हम करने जा रहे हैं। दूसरा विषय है SC ST OBC अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका न्यायपालिका मिलजुल कर संविधान अधिकार को नकार रही है। इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति बनाकर लड़ना होगा, एक गंभीर चर्चा, ये भी विषय यहाँ चर्चा के लिए रखा गया है। और 2003 में जो तत्कालीन सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन का जो कानून है, जिसे OPS कहा जाता है, उसको रद्द किया। और अगर इस देश के कर्मचारी अधिकारियों को अधिकार और हितों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो एकजुट होकर आपके हितों की रक्षा करने वाले व्यवस्था का निर्माण करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये भी विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 2 और विषय, संवेदनशील विषय के ऊपर यहाँ चर्चा होगी। तो महाराष्ट्र के जो सर ने जैसे कहा 36 जिलाओं में से और 358 तहसीलों में तैयारी चल रही है और 3000 के ऊपर डेलीगेट्स अधिवेशन में रहेंगे। तो सभी कर्मचारी, अधिकारी और समाज के जो हितचिंतक हैं, उन लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अधिवेशन में आप सम्मिलित होकर इस विषय के ऊपर जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा को आप सुनिए और समाज जीवन में हमें बड़ा आंदोलन निर्माण करने के लिए ये अधिवेशन लाभप्रद होगा। आपके कोई सवाल होगे तो आप पूछ सकते हो। मेरा एक सवाल है राजदीप सर से। माननीय राजेंद्र राजदीप जी, अभी हाल ही में शिंदे फडणवीस सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 62,000 सरकारी स्कूलों का जो निजीकरण करने का जो निर्णय लिया है उन्होंने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक निजीकरण करने का निर्णय फडणवीस और शिंदे सरकार ने लिया है, सबसे पहले तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। शिक्षा, ये सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए, ये संविधान का आर्टिकल 45 में लिखी है। और खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 आर्टिकल C में उसको रखा गया, मूलभूत अधिकार बताया गया। हमें समझ में नहीं आता है कि सरकारें जो है वो स्टेट के हो या सेंट्रल की हो, वो संविधानिक प्रक्रिया से चुनकर आती है, लेकिन निर्णय जो है संविधान की प्रक्रिया के विरोध में होती है। तो ऐसे सरकारों का तो हम विरोध कर रहे हैं। और जहां तक वो स्कूलों को निजीकरण में ले जा रही है, बेची जा रही है उद्योगों को या फिर कारपोरेट को, हम उसका पूरे जोर से हम विरोध कर रहे हैं। हमने अभी 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र का प्रोटा नाम का हमारा संगठन है, प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, इसके राज्य अधिवेशन में हम लोगों ने ऐलान किया कि अगर यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार पीछे नहीं लेती है तो 7 दिसंबर को हम लोग मंत्रालय पर मोर्चा निकालने वाले हैं। जैसे ही ऐलान किया है वैसे ही वो निर्णय इसी सप्ताह में उन्होंने पीछे लिया है, ऐसा मालूम हो गया है। इसके बावजूद भी अगर ये सरकारें उसको चालू रखती है, निरंतर उस निर्णय को निरस्त नहीं करेगी कानूनी तौर पर, तो आने वाले समय में हम लोगों ने तो इतनी तैयारी की है कि केवल एम्प्लॉय में हमारा संगठन नहीं है, तो समाज में मजदूर है, किसान है, लेबर है, तो सरकार को ही पलटने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो लोग संविधान के तौर हमारे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हम उसको सत्ता में ही रखने, सत्ता ही चलाने नहीं देंगे। इतनी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। और आने वाले समय में अगर इससे भी नहीं मानेगी तो चुनाव है, चुनाव के बारे में हमने बताया 7 दिसंबर को हम लोग मंत्रालय पर मोर्चा करेंगे और हमारा पूरा निषेध और हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये हमारी अपनी भूमिका है। मेरा एक महानी जी से सवाल है कि अभी फडणवीस सरकार ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर जो भर्ती का निकालने का जो आदेश है उसको रद्द करने का उन्होंने निर्णय किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? वो जो रद्द किया है वो
समाज जीवन में जो दबाव बढ़ रहा है उसके विरोध में, क्योंकि RMBPS के माध्यम से, राष्ट्रीय मूल्यह्रास भोजन कर्मचारी संघ और प्रोटॉन के माध्यम से, और जो हमारी कंपनी शाखा है, असंगठित बांधकाम शाखा है, इसके माध्यम से, खासकर असंगठित बांधकाम शाखा के माध्यम से जो 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद किया गया था, वो महाराष्ट्र बंद में पहला ही मुद्दा था कि कंट्राक्टीकरण जो कानून उन्होंने बनाया है या सर्कुलर निकाला है उसको रद्द किया जाए। तो उसका दबाव इतना बड़ा समाज जीवन में कि RMBPS और RMBPS के जो समर्थक लोग हैं उसके अलावा जो समाज है वो भी उसके विरोध में जा रहा था। तो इतना विरोध बढ़ने के बाद बीजेपी सरकार को ऐसा लगा कि इसका इलेक्शन में हमें एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो ये एडवर्स इफेक्ट रोकने के लिए उन्होंने तात्पुरत यानी स्वरूप में उसको रद्द किया है। ऐसी घोषणा सुनने को हमने आई, मैंने सुनने को हमारे कानों को लगी है वो। तो उसका सर्कुलर अभी तक तो हमने देखा नहीं, जब सर्कुलर आएगा तो हम मानेंगे कि वो दिया हमने रद्द किया है। तो ये दबाव है, दबाव बढ़ रहा है। मेरा एक सवाल है सर, भारत में 12 मेजर ट्रेड यूनियन है, बड़ी बड़ी है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ भी है और हिंद मजदूर सभा भी है, फिर भी ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ निर्माण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है कि भारत में लगभग 12 ट्रेड यूनियन है और 12 ट्रेड यूनियन उन राजकीय पार्टियों की है जो लगभग 75 साल में सत्ता में रही। अब सत्ता में रहने वाली सरकारें जो है, एक तो कानून को लागू कर सकती है या कानून को निरस्त कर सकती है। तो 75 साल में और भारत के संविधान लागू होने के बाद विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कामगारों के हितों में जो कानून बनाए थे वो लगभग कानून सभी समाप्त हो गए। तो मेरा अपना सवाल उन ट्रेड यूनियन से यह है कि जब आपके सरकारी सत्ता में है और आप कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए ट्रेड यूनियन आपने इस्टेब्लिश की थी, तो ये कानून रद्द हुए कैसे और विरोध में कानून बने कैसे? इसका दूसरा मतलब यह है कि इन ट्रेड यूनियन ने बहुजन समाज के कामगार, मजदूर, किसान, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। ये बात हमारे अपने ध्यान में जब 2011 में आई, तब राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद विश्राम साहब के द्वारा इस ट्रेड यूनियन को, यानी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के ट्रेड यूनियन को निर्माण किया गया ताकि हम लोग इस देश के तमाम कामगार, मजदूर, किसान और कर्मचारियों के हितों की कानूनन रक्षा कर सके, क्योंकि उन लोगों ने धोखा किया है, उन ट्रेड यूनियन ने धोखा किया है। और इसीलिए हमें हमारा अपना ट्रेड यूनियन जो बहुजन समाज का एकमात्र ट्रेड यूनियन है उसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी। सर, जैसा कि आपका संगठन राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संगठन है, तो इसमें जो कर्मचारी नाम आता है तो इसमें राज्य के और केंद्र के कर्मचारी आते हैं। तो इनमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो इनके लिए आप भविष्य में लागू करने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं? जो EPS है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है, भारत में सबसे पहले इस पेंशन स्कीम ये कैसी है और क्यों निरस्त की गई है, इसके हजारों कैडर हम लोगों ने किए और लगभग मेरे ख्याल से कम 1000 कार्यक्रम हम लोगों ने लगाए। सबसे पहले तो हम लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम कैसे, इसकी सभी जानकारी भारत के और महाराष्ट्र के कर्मचारी अधिकारियों को कैडर लगा के दी कि इसमें किस तरीके से धोखा किया है। ये गवर्नमेंट की कोई अपनी जिम्मेवारी उन्होंने नहीं रखी, किस कंपनी की ओर दी गई है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने कैडर लिए और जैसे जैसे अलग अलग संगठन को ये पता हो गया तो ये कारवा बढ़ता गया। लेकिन हम लोगों ने लगभग 1000 कार्यक्रम, 1000 आंदोलन इसके उपलक्ष्य में किए। बहुत से बार जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम लोगों ने साथ में बुलाया। कई ऑर्गेनाइजेशन हमारे आंदोलन में उतरे, कोई नहीं आए, अपने अस्तित्व को लेकर वो उन्होंने अलग किया, लेकिन हम लोग निरंतर लड़ते रहे। हमारा अपना मानना कहना यह है कि 22 दिसंबर 2003 को इस पुराने कानून को संसद में रखा गया और 30 दिसंबर 2003 को तत्कालीन सरकार बीजेपी की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको रद्द कर दिया और 1 अप्रैल 2004 से जो कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सरकार ने नए पेंशन कानून को लागू कर दिया।
दोनों भी सरकारों का महत्वपूर्ण रोल है जो 75 साल में इस देश में राज्य कर रही है। तो हम ये मानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ पेंशन का कानून आवंटित है। जब तक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करते इस कानून को लगाने के, पुनर्स्थापित करने के लिए, तब तक नहीं होगा। तो हर राज्य में उसका आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से सरकारें सत्ता में रहकर ये कानून को निरस्त नहीं कर रही है या पुराने पेंशन को कानून को रद्द नहीं कर रही है, माननीय विश्राम साहब ने लगभग 86 ऑफशूट विंग का निर्माण किया है। वो कोई एम्प्लॉयज के नहीं है, वो सभी जो ऑफशूट विंग है हमारे अपने एम्प्लॉयज के हक अधिकार के लिए पूरे भारत में आंदोलन कर रही है। और आने वाले समय में पूरे 36 स्टेट में हम पूरे यानी विधानसभा और केंद्र सरकार के कामकाज को हम लोग बंद करेंगे और खासतौर पर दिल्ली की केंद्र सरकार को ये मजबूर करेंगे कि इस पुराने पेंशन के कानून को लागू करे। अगर नहीं करती है, जिस तरीके से हम लोग राज्य के सरकारों को हम नीचे खींचने के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले 2024 में केंद्र की सरकार के भी हमारे अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं उसको भी नीचे खींचेंगे और जो हमारे अपने हक अधिकार की बात करेंगे उनको हम हमारा अपना समर्थन भी देंगे और निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आंदोलन हम लोग निरंतर शुरू रखेंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन 7 दिसंबर को महाराष्ट्र में हम लोगों ने नियोजित किया है। ये हमारा अभी नेक्स्ट जो नियोजन है हम लोगों ने किया है इसके ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन कर्मचारी इस राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ से जुड़े, इसके लिए आप क्या केंद्रीय और राज्य कर्मचारी से अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील यह है कि लगभग भारत में लाख कर्मचारियों के संगठन और ट्रेड यूनियन भारत में 16,154 ट्रेड यूनियन और आज तक कर्मचारियों के और अधिकारियों के हितों के लिए जो भी ट्रेड यूनियन बने हैं या संगठन बने हैं लगभग उन्होंने अपने हक अधिकार तो नहीं बचाए हैं, लगभग समाप्त हो गए। तो हमारा मानना ये कहना यह है कि आप चपरासी से लेकर कलेक्टर तक एक ही संगठन जो हम लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ बनाया, एक उसकी ताकत निर्माण कर रहे हैं। दुनिया का इतिहास हम लोगों ने जब देखा तो दुनिया में क्रांति जो की है वो क्रांति मजदूर किसान कामगारों ने की है और इस ट्रेड यूनियन में भारत के लगभग मजदूर किसान कामगार एम्प्लॉइज बने हैं। तो उसको बड़े पैमाने पर कैडर प्रशिक्षित करके हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके समस्याओं की जानकारी उनको देकर हम लोग शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। और वैसे भी अपने आप में ही एक वामसेफ हमारा एक एम्प्लॉइज का जो समाज के समस्या के लिए लड़ने वाला संगठन है, उसकी शक्ति बीते 45 साल से भारत में बनी है। उसी के माध्यम से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि हम लोग आपके समस्याओं को लेकर निरंतर लड़ रहे हैं और संवैधानिक हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सभी भारत के और महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉयर है, ये बहुजन समाज का संगठन है, आप इसको जुड़िएगा और जुड़कर शक्ति का निर्माण कीजिएगा और अपने हक अधिकार के लिए एक साथ जुड़कर अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संगठन की शक्ति बढ़ाइएगा। यही अपील इस महाराष्ट्र एवं भारत के सभी एम्प्लॉयर को, मजदूर किसानों को मैं आज के आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर। जी सर। आपका जो ट्रेड यूनियन है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये नई शिक्षा नीति को किस तरीके से देखती है? हम नई शिक्षा नीति को तो इस तरीके से देखते हैं कि संविधान लागू होने के पहले बहुजन समाज के SC, ST, NT, DNT, BJNT, OBC के हमारे अपने छात्रों को शिक्षा का अधिकार मनुस्मृति द्वारा नकारा गया। संविधान से हम लोगों को यह प्राप्त हुआ और 1882 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने अंग्रेज सरकार से ये दरख्वास्त की थी कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। वर्तमान की सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो उसके मैनुअल हम लोगों ने देखा तो वो 100% व्यापारीकरण करने के उपलक्ष्य में बनाई गई, उद्योगों को बेचने के उपलक्ष्य में बनाई गई। देश में तो ऐसा माहौल चल रहा है कि ये बच्चों के हित में नई शिक्षा नीति बनाई गई, बिल्कुल नहीं। इसका मैनुअल अगर आप जर्नलिस्ट लोग अगर पढ़ते हैं तो हर एक सेक्शन उसको व्यापारीकरण के तौर पर बनाई गई। मेरा मानना कहना यह है कि ये पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर बनाई गई।
इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उसके माध्यम से जो एफडीआई आया है, जबकि मूलभूत सेक्टर को एफडीआई में लागू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य और शिक्षा में एफडीआई को लागू कर दिया गया है। यानी इसमें इन्वेस्ट करो, ये मूलभूत हक अधिकार के इंस्टीट्यूट को आप ले लो और लेकर मान लीजिएगा कि एक देहात की स्कूल 2 करोड़ में बेची जा रही है और 2 करोड़ में लेने वाला इंसान वो तो निश्चित रूप से फीस लेकर ही पढ़ाएगा। तो मूलभूत अधिकार को नकार कर इसको शिक्षा को पैसों के द्वारा अगर इस देश की ये वर्तमान में इस्टेब्लिश होने वाली सरकार अगर करेंगी तो निश्चित रूप से इस देश के तमाम बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से बाहर करने का कार्यक्रम है और उसको लागू भी किया है। हम ये मानते हैं कि हमसे फिर से एक बार सत्ता, शिक्षा और संपत्ति से बाहर करने का कार्यक्रम, यानी संविधान के और लोकतंत्र में आड़ में मनुस्मृति लागू कर दी गई है। यही शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य के जीवन से शिक्षा को माइनस करो, इंसान केवल जानवर रहता है और जानवर बनाने की प्रक्रिया इस देश की आरएसएस एवं बीजेपी की सरकारें कर रही है। हम इसको कतई होने नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और लड़कर हम ऐसे जो निर्णय लिए गए हैं उसको निरस्त करने के लिए इस सरकार को मजबूत